मतलब जब हम उत्तर और पूर्व दिशा को मिलाते हैं तो आधुनिक नेविगेशन में हम बस उन दो शब्दों को जोड़ देते हैं, नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व। हमने उस जगह की एक तरह से स्वतंत्र पहचान ही छीन ली। एग्जैक्टली और आज की हमारी इस डीप डाइव में हम जिन रिसर्च नोट्स को डिकोड कर रहे हैं वो वास्तु दिशाओं और जो मध्यवर्ती कंपास बिंदु होते हैं ना, यानी इंटरमीडिएट कंपास पॉइंट्स, उन पर आधारित है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो नोट्स हैं वो मुख्य दिशाओं के मिलने की जगह को केवल एक दिशा नहीं मानते, बल्कि उन्हें विशिष्ट और एकदम स्वतंत्र कोणों के रूप में परिभाषित करते हैं। उत्तर दिशा ने हमेशा एक बेस या आधार का काम किया है। जब उत्तर को एक बार सेट कर लिया जाता है ना, तो बाकी का पूरा ढांचा अपने आप आकार लेने लगता है। जिन नोट्स का हम आज विश्लेषण कर रहे हैं उनमें उत्तर दिशा से जुड़े कोणों का बहुत ही स्पष्ट विवरण दिया गया है। अच्छा। इसमें बताया गया है कि पूर्व और उत्तर दिशा के बीच का जो विशिष्ट कोण बनता है उसे ईशान कहा जाता है। ईशान गया है। उत्तर और पश्चिम के बीच का कोण, उसे वायव्य कहा गया है। उसे याद रखने के लिए हमें एक बिल्कुल नया शब्द सीखना पड़ता है। आपकी बात बिल्कुल वाजिब है। तो क्या ऑकम्स रेजर के सिद्धांत के अनुसार जो सबसे सरल व्यवस्था होती है वही सबसे बेहतर नहीं होती? क्या वायव्य जैसे अलग अलग नाम गढ़ना सिर्फ भाषा को जटिल बनाने की कवायद नहीं है? देखिए, ये जो जटिलता बनाम सरलता की बहस है ना, ये अक्सर तब उठती है जब हम दो अलग अलग उद्देश्यों को आपस में मिला देते हैं। अच्छा। तो दक्षिण की तरफ क्या है? दक्षिण दिशा की ओर मुड़ते हुए हमारी सामग्री स्पष्ट करती है कि दक्षिण और पूर्व दिशा के बीच के स्थान को आग्नेय कहा जाता है। आग्नेय। दक्षिण और पूर्व का मिलन। अगर हम उस शहर वाले चौराहे के उदाहरण को थोड़ा और आगे बढ़ाएं ना, तो ये समझना आसान हो जाता है कि आग्नेय केवल एक दिशा नहीं है। बिल्कुल। जैसे एक शहर में हर चौराहे का अपना एक अलग कैरेक्टर होता है, वैसे ही हर कोण की अपनी एक ज्यामितीय पहचान है। मतलब जब हम दक्षिण और पूरब के बीच के कोण को आग्नेय के रूप में पहचानते हैं तो हम उस पूरी दिशात्मक ग्रिड को एक ऐसी प्रणाली में बदल रहे होते हैं जो पूरी तरह से सममित है, यानी सिमेट्रिकल है। और इसमें कोई भी हिस्सा दूसरे से कम या ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, एकदम। इस सिमेट्री का ना एक मनोवैज्ञानिक असर भी होता है। दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच का जो कोण है उसे नैऋत्य कहा गया है। नैऋत्य। तो अब हमारे पास पूरी तस्वीर उभर कर आ गई है। पूर्व और उत्तर के बीच ईशान, उत्तर और पश्चिम के बीच वायव्य, दक्षिण और पूर्व के बीच आग्नेय, और अंत में दक्षिण और पश्चिम के बीच नैऋत्य। बिल्कुल। यार, ये कोई साधारण सूची नहीं है। मतलब ये 360 डिग्री का एक ऐसा मानसिक मानचित्र है जिसने हमारे आसपास के खाली स्पेस को 8 अलग-अलग ठोस और परिभाषित स्थानों में बांट दिया है। और इन चारों मध्यवर्ती कोणों के जुड़ने से जो ग्रिड बनती है ना, वो हमें एक्स और वाई एक्सिस की उस दो आयामी सोच से बाहर निकालती है। हाँ, वो 2D थिंकिंग से। जब केवल उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की बात होती है तो हम सिर्फ एक प्लस के निशान के बारे में सोच रहे होते हैं। हमारा सारा ध्यान उन 4 बिंदुओं पर होता है जो उस प्लस के सिरों पर हैं, और जो बीच का स्थान है वो बस छूट जाता है। एकदम। लेकिन जैसे ही हम ईशान, वायव्य, आग्नेय और नैऋत्य को इस चित्र में शामिल करते हैं, वो प्लस का निशान एक पूर्ण वृत्त या एक अष्टभुज में बदल जाता है। मतलब एक ऑक्टागन बन जाता है। वाकई यह स्थान को देखने का एक बहुत ही होलिस्टिक नजरिया है, जहां केंद्र से बाहर की ओर जाने वाला हर एक डिग्री का कोण किसी न किसी परिभाषित क्षेत्र का हिस्सा होता है। कोई भी जगह अनाथ या बेनाम नहीं छोड़ी गई है। सोचिए कि हम एक बहुत ही ऊंचे, विशाल और पवित्र पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए हैं। इतनी ऊंचाई पर जहां बादल भी हमारे नीचे तैर रहे हैं। हाँ, एक बहुत ही शानदार नजारा। बिल्कुल। तो अब मतलब हमारी आम जो समझ होती है वो हमें क्या बताती है? यही ना कि हम किसी नुकीली चट्टान पर खड़े होंगे। जाहिर सी बात है, दोनों तरफ बस गहरी खाइयां होंगी। हाँ, जहां शायद ठीक से पैर रखने की भी जगह न हो। मतलब हम पहाड़ों को हमेशा एक त्रिकोण या वी आकार में ही इमेजिन करते हैं। सही कहा, बचपन से नक्शों में ऐसा ही देखा है। लेकिन क्या हो अगर उस चोटी पर पहुंचने के बाद उस नुकीली चट्टान के बजाय हमारे सामने मीलों तक फैला हुआ एक बिल्कुल समतल, शांत और हरा भरा मैदान नजर आए? एक पूरा सपाट परिदृश्य, वो भी बादलों के ऊपर। बिल्कुल।
और यही हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा का केंद्र है। आज हमारे पास द टोपोग्राफी ऑफ सेक्रेड हाइट्स नाम के स्रोत से लिए गए कुछ बेहद दिलचस्प बल्कि मैं कहूंगी चौंकाने वाले नोट्स हैं। हाँ, ये नोट्स भूगोल को लेकर हमारी धारणाओं को सच में बदल देते हैं। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि पहाड़ों की स्थलाकृति, जिसे हम टोपोग्राफी कहते हैं, वो केवल उन आसमान छूती नुकीली चोटियों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि इन प्राकृतिक संरचनाओं में जो मैदानी भाग छिपे हैं, उन्हें समझने के लिए हमारे पास कितने सटीक और गहरे शब्द मौजूद हैं। ठीक है, चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। यहाँ मुझे एक छोटी सी शंका है। हाँ, बताइए, क्या शंका है? अगर ये पहाड़ के ऊपर का समतल हिस्सा है, तो क्या ये महज एक पठार नहीं है? मतलब भूगोल में तो हम इसे हाई प्लाटो ही कहते हैं ना? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। तो फिर आदित्यिका जैसे एक अलग और इतने भारी शब्द की क्या जरूरत है? क्या हम बस शब्दों के साथ खेल रहे हैं? नहीं, ये महज शब्दों का खेल नहीं है। इसका जवाब स्थलाकृति के काम करने के तरीके में छिपा है। वो कैसे? देखिए, एक सामान्य पठार कोई भी उठी हुई समतल भूमि हो सकती है। वो शायद किसी पहाड़ का हिस्सा हो भी या न भी हो। अच्छा, मतलब वो स्वतंत्र हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आदित्यिका खास तौर पर एक पर्वत श्रृंखला के बिल्कुल शिखर पर स्थित वो मैदानी भाग है जो उस विशिष्ट पहाड़ी संरचना का ही हिस्सा है। उपत्यका, हाँ, जिसे पर्वत का निचला मैदानी भाग कहा गया है। ये वो जगह है जहां पहाड़ का सारा प्रवाह आकर ठहरता है। मेरी वो इमारत वाली एनालॉजी याद है आपको? हाँ, बिल्कुल। अगर आदित्यिका उस इमारत की सबसे ऊपरी छत है, तो उपत्यका महज इमारत के बाहर की सड़क नहीं है। तो क्या है? मुझे लगता है ये उस इमारत के बिल्कुल नीचे स्थित वो आंगन है जो उस विशाल इमारत की दीवारों से सुरक्षित है और उसके साये में है। लेकिन सच कहूं तो मुझे अपनी ये इमारत वाली एनालॉजी अब थोड़ी कमजोर लग रही है। कमजोर? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि एक इमारत अपने नीचे के आंगन को पोषण थोड़ी देती है। अगर हम प्राकृतिक तंत्र की बात करें तो ये मुझे एक विशाल फनल या कीप की तरह ज्यादा लगता है। फनल की तरह? कैसे? मतलब पहाड़ वो विशाल फनल है जो मीलों दूर से बादलों को रोकता है, बारिश करवाता है और फिर उस सारे पानी और मिट्टी को उस कीप के जरिए नीचे एक ही जगह पर इकट्ठा कर देता है। ये बहुत दिलचस्प है। और वो जगह है उपत्यका। दिन की शुरुआत सूर्योदय से नहीं होती। स्रोत में जो सबसे पहला शब्द आता है वो है उषा काल या अरुणोदय। हाँ, और इसे बहुत ही स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, सूर्योदय के पूर्व का समय। आधुनिक समय में तो हम इस पूरे चरण को पूरी तरह से नजरअंदाजी कर देते हैं। ये तो है, मतलब आज हमारी दिनचर्या में उषा काल जैसी किसी चीज की कोई जगह बची ही नहीं है। हमारा फोन अलार्म बजता है और हम सीधे नींद से उठकर बस भागने लगते हैं। हाँ, हमारे लिए तो बस अंधेरे से सीधा उजाला हो जाता है। एकदम, कोई बीच का समय ही नहीं। और इसी वजह से हमारे दैनिक जीवन की लय टूट सी गई है। हम 0 से सीधे 100 की गति पर पहुंचना चाहते हैं। लेकिन ये स्रोत हमें बताता है कि सूर्योदय से पहले का ये जो समय है, ये अरुणोदय, ये क्रमिक बदलाव है, एक ठहराव के साथ। बिल्कुल, ये हमें मानसिक और शारीरिक रूप से दिन के लिए तैयार करता है। और इसके बाद जब सूरज वास्तव में निकलता है, तब स्रोत हमें एक नए शब्द से परिचित कराता है, पूर्वाहन या पूर्वाहन। सुनने में शायद किसी को ऐसा लगे कि पूर्वाहन का मतलब सिर्फ गुड मॉर्निंग या कोई सामान्य सी सुबह है। हाँ, पर स्रोत इसे केवल सुबह नहीं कहता। स्रोत में इसकी परिभाषा दी गई है दिन का प्रथम भाग। यहाँ इस प्रथम शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये दिन को एक व्यवस्थित ढांचे में बांध रहा है। ये समय का एक क्रमिक विभाजन है। उषाकाल की तैयारी के बाद जब पर्दा उठता है और आपका वो नाटक शुरू होता है ना, तो वो पूर्वाहन है। तो पूर्वाहन एक तरह से एक्शन का पहला चरण हुआ। अगर मैं इसे हमारी आज की 9 से 5 की कॉर्पोरेट दिनचर्या से जोड़ कर देखूं, तो हमारी आधुनिक व्यवस्था भी दिन के इस पहले भाग पर बहुत ज्यादा जोर देती है। हाँ, बिल्कुल देती है। ये कहा आपने। हमारी आधुनिक घड़ियों में दिन बस एक सपाट रेखा की तरह है जो बस सीधे आगे बढ़ती रहती है। लेकिन ये संस्कृत कालक्रम दिन को एक वक्र यानी एक कर्व के रूप में देखता है। एक कर्व के रूप में? हाँ, पूर्वान वो समय है जब ये वक्र ऊपर की ओर उठ रहा है, ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है
और ये वक्र अंततः अपने शिखर पर पहुंचता है, जिसे स्रोत मध्याह्न कहता है। मध्याह्न मतलब दिन का मध्य भाग। मध्याह्न के बारे में सोचते ही मुझे एक ऐसा बिंदु दिखाई देता है जहां सब कुछ अपने एकदम चरम पर है। बिल्कुल चरम पर। सूरज ठीक सिर के ऊपर है, परछाइयां सबसे छोटी हो गई हैं और दिन अपनी पूरी तीव्रता में है। तो ये एक तरह से ऊर्जा का पीक है। और यहीं पर स्रोत की वैज्ञानिक समझ और उसकी सम्मिति यानी सिमेट्री दिखाई देती है। ये केवल एक समय नहीं है, ये एक भौतिक अवस्था है। मध्याह्न दिन का बिल्कुल बीच का हिस्सा है। हाँ। प्राचीन समय मापन में इस त्रिस्तरीय विभाजन यानी 3 पार्ट स्ट्रक्चर का बहुत महत्व था। प्रथम, मध्य और अंतिम। मध्याह्न वो संतुलन बिंदु है जहां पूर्वाहन की बढ़ती हुई ऊर्जा थोड़ी स्थिर होती है। लेकिन अगर मध्याह्न शिखर है तो जाहिर है कि इसके बाद एक ढलान भी आनी ही चाहिए, क्योंकि कोई भी शिखर हमेशा के लिए तो रह नहीं सकता ना। बिल्कुल नहीं रह सकता। और यहीं पर ये कालक्रम हमारे आधुनिक जीवन जीने के तरीके से सबसे ज्यादा टकराता है। स्रोत का अगला शब्द इसी ढलान को परिभाषित करता है, जिसे कहते हैं अपराह्न या अपराह्न। अपराह्न। हाँ, और इसे स्पष्ट रूप से दिन का अंतिम भाग कहा गया है। अपराह्न, जिसे हम आज बस दोपहर के बाद का समय या आफ्टरनून कहकर टाल देते हैं, लेकिन इसे दिन का अंतिम भाग कहना इसके अर्थ को बहुत गहरा बना देता है। बिल्कुल बना देता है। इसका मतलब है कि अब दिन समेटने की ओर है। इसे आप ऐसे सोचिए, जब प्राचीन काल में दिनचर्या इस प्राकृतिक ढलान के अनुकूल होती थी, तो अपराह्न का मतलब था कि अब आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा स्वाभाविक रूप से कम होने लगेगी। हाँ, एक नेचुरल डिक्लाइन। बिल्कुल, ये काम को धीमा करने और दिन को खत्म करने की तैयारी का एक बहुत ही प्राकृतिक संकेत था। हाँ, जब दिन का ये अंतिम भाग समाप्त होता है तो क्या सीधा रात शुरू हो जाती है? क्योंकि हमारी घड़ियों में तो शाम के 6:59 के बाद 7 बजते ही हम मान लेते हैं कि बस अब अंधेरा हो गया। स्रोत इस अचानक होने वाले बदलाव को सिरे से खारिज करता है। दिन के खत्म होने और रात के शुरू होने के बीच एक बहुत ही सूक्ष्म और रहस्यमयी अवस्था होती है। अच्छा। हाँ, स्रोत में इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो इस पूरे कालक्रम के सबसे महत्वपूर्ण और मैं कहूँगी सबसे सुंदर बिंदुओं में से एक है। वो शब्द है गोधूली वेला। गोधूली वेला। मैंने ये शब्द कई बार सुना है। अक्सर लोग इसे बस शाम के पर्याय के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, करते हैं, लेकिन ऐसा करना इस शब्द के मूल अर्थ को नजरअंदाज करना होगा। अच्छा। स्रोत इसे स्पष्ट रूप से पारिभाषित करता है, रात एवं सायंकाल के मध्य का समय। ये केवल शाम नहीं है, यह शाम और रात के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब सायंकाल यानी शाम वो समय है जब सूरज ढल गया है, लेकिन आसमान में अभी भी रोशनी बाकी है। हाँ। और रात वो है जब पूरी तरह से अंधेरा हो गया है। तो गोधूली वेला इन दोनों के बीच का एक पुल है, एक ब्रिज है। बिल्कुल सटीक कहा आपने, एक पुल। एक ऐसा सूक्ष्म समय जो न तो पूरी तरह से उजाले का हिस्सा है और न ही पूरी तरह से अंधेरे का, एक ट्रांजिशन स्टेट। और इसे गोधूली क्यों कहा गया, इसके पीछे का तंत्र भी इसके अर्थ को बहुत अच्छे से स्पष्ट करता है। वो कैसे? देखिए, प्राचीन समय में घड़ियां तो होती नहीं थीं, इसलिए समय को पर्यावरण के दृश्य संकेतों से मापा जाता था। जब गाय चर कर वापस लौटती थीं, तो उनके खुरों से उड़ने वाली जो धूल होती थी, जिसे धुली कहते हैं, और आसमान की ढलती हुई लालिमा, अच्छा, वो दोनों मिल जाते थे। हाँ, वो दोनों मिलकर वातावरण को एक धुंधले सुनहरे रंग में भर देते थे। ये एक दृश्य संकेत था कि अब दिन और रात आपस में मिल रहे हैं। वाह! ये समय को सिर्फ मापने के बजाय उसे देखने और महसूस करने का कितना अद्भुत तरीका है ना? हाँ, आज हमारी इस डिजिटल दुनिया में इस खूबसूरत पुल के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची है। हमारे स्क्रीन पर तो बस 1 सेकंड में शाम से रात हो जाती है। एकदम। हमारे कमरों में स्मार्ट लाइट जल जाती हैं, जो गोधूली बेला के उस धुंधलेपन को पूरी तरह से खत्म कर देती हैं। कोई ट्रांजिशन स्टेट बचता ही नहीं है। और यही आधुनिक समय मापन की सबसे बड़ी सीमा है। वो समय को बस संख्याओं के एक निर्दयी क्रम में बदल देता है, लेकिन गोधूली वेला हमें रुकने के लिए कहता है, एक ठहराव देता है। हाँ, ये हमें दिन के तनाव को छोड़ने और रात की शांति को अपनाने के लिए मानसिक रूप से तैयार करने का एक प्राकृतिक बफर है। और जब ये बफर खत्म होता है, जब गोधूली वेला पार हो जाती है, तब हम रात के साम्राज्य में प्रवेश करते हैं। अब यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल उठता है,
पूछिए। जैसे दिन का एक मध्य भाग था, मध्याह्न, जहां प्रकाश अपने चरम पर था, क्या रात में भी ऐसा कोई संतुलन बिंदु है? हाँ, बिल्कुल है। और यहीं पर ये स्रोत समय के चक्र में एक पूर्ण सममिति यानी परफेक्ट सिमेट्री स्थापित करता है। रात के सबसे गहरे हिस्से के लिए स्रोत ने जो शब्द दिया है वो है निशीथ। निशीथ। स्रोत इसे कैसे परिभाषित करता है? इसे रात का मध्य भाग कहा गया है। ये बिल्कुल मध्याह्न का दर्पण है, उसकी मिरर इमेज। ये तो सच में एक अद्भुत पैटर्न है। मध्याह्न उजाले का चरम था और निशीथ अंधेरे का चरम है। एकदम सही। लेकिन जब मैं आज के संदर्भ में रात के मध्य भाग या मिडनाइट के बारे में सोचता हूं ना, तो दिमाग में तुरंत रात के 12 बजे की छवि आती है। हमारे लिए रात के 12 बजे का मतलब है तारीख का बदलना, एक नए दिन की शुरुआत होना। और यही वो जगह है जहां हमारी आधुनिक सोच और इस प्राचीन कालक्रम में सबसे बड़ा टकराव देखने को मिलता है। हमारे डिजिटल कैलेंडर्स के लिए रात के 12 बजे रीसेट का समय है। हाँ, एक नई शुरुआत। हम उसे एक शुरुआत ही मानते हैं, लेकिन स्रोत के अनुसार निश्चित कोई शुरुआत नहीं है। ये रात की गहराई का चरम बिंदु है। ये वो समय है जब प्रकृति पूरी तरह से शांत और स्थिर होती है। मतलब ये कोई स्टार्ट लाइन नहीं है। ये तो समुद्र की सबसे गहरी तलहटी है। बहुत ही सटीक उपमा दी है आपने। निशीथ वो भौतिक और संवेदी अनुभव है जहां सारी हलचल थम जाती है, सब कुछ शांत। हाँ, डिजिटल घड़ी में 12 बजना बस एक संख्या है जो बदल जाती है, लेकिन प्राकृतिक दुनिया में निशीथ एक ऐसी अवस्था है जहां विश्राम अपने सर्वोच्च स्तर पर होता है। ये दिन और रात के चक्र का सबसे गहरा ठहराव है। इस पूरी चर्चा को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे हमने समय को संख्याओं के चंगुल से छुड़ा लिया हो। चलिए इस पूरे कार्यक्रम को एक बार समेट कर देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ शब्दों की एक सूची नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी यात्रा है। बिल्कुल। अगर हम इन 6 अवस्थाओं को एक साथ देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रणाली समय को एक बहती हुई नदी नहीं बल्कि अलग अलग लहरों के रूप में देखती है। तो हमारी यात्रा शुरू होती है सूर्योदय से भी पहले, उस खामोश आहट से उषाकाल या अरुणोदय, ये तैयारी का समय। हाँ। फिर आता है पूर्वाह्न, दिन का पहला भाग जहां ऊर्जा का उदय होता है। फिर हम पहुंचते हैं दिन के मध्य भाग यानी मध्याह्न पर, जहां सब कुछ अपने शिखर पर होता है, एकदम चरम पर। फिर इसके बाद शुरू होती है स्वाभाविक ढलान, दिन का अंतिम भाग अपराह्न। दिन समेटने के बाद हम पहुंचते हैं उस जादुई पुल पर, गोधूली वेला, जो रात और सायंकाल के बीच का सूक्ष्म समय है। और अंततः हम रात के मध्य भाग निशीथ की उस गहरी शांति में उतर जाते हैं। ये वर्गीकरण ये साबित करता है कि समय का अनुभव पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे मापते हैं। सही बात है। जब हम उसे डिजिटल अंकों में मापते हैं तो वो एक अंतहीन दौड़ जैसा लगता है, लेकिन जब हम उसे पूर्वाह्न, अपराह्न या गोधूली वेला जैसी अवस्थाओं में बांटते हैं तो वो एक प्राकृतिक लय बन जाता है जिसके साथ हम तालमेल बिठा सकते हैं। और शायद यही इस ज्ञान की आज के समय में सबसे बड़ी प्रासंगिकता है। हमारी आधुनिक दिनचर्या पूरी तरह से डिजिटल ट्रैकिंग और अलार्म पर निर्भर हो गई है। हमने समय को बहुत छोटा कर दिया है। बिल्कुल। लेकिन ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि समय सिर्फ गुजारा नहीं जाता, उसे जिया जाता है। जब हम ये मान लेते हैं कि अपराह्न ढलान का समय है, तो हम खुद पर एक मशीन की तरह काम करने का अनावश्यक दबाव कम कर सकते हैं। ये हमें अपनी सीमाओं का सम्मान करना सिखाता है। तो इस गहरे अध्ययन के बाद ये सोचने वाली बात है कि आज जब सूरज ढलना शुरू हो तो क्यों ना एक छोटा सा प्रयोग किया जाए। कैसा प्रयोग? कलाई पर बंदी घड़ी या फोन की स्क्रीन को देखने के बजाय अगर बाहर आसमान की ओर देखा जाए, उस पल को पकड़ने की कोशिश की जाए जब सायंकाल समाप्त हो रहा हो और रात अभी पूरी तरह से आई न हो। क्या गोधूली वेला के उस सूक्ष्म ट्रांजिशन को महसूस करना हमारे समय के अनुभव को सिर्फ सेकंड और मिनट गिनने से ज्यादा गहरा और अर्थपूर्ण नहीं बना देगा? ये निश्चित रूप से समय के साथ हमारे रिश्ते को एक नया आयाम दे सकता है। तो जब भी अब समय देखा जाए तो सिर्फ नंबर ना पढ़े जाएं, ये महसूस करने की कोशिश की जाए कि हम समय के किस प्रहर में सांस ले रहे हैं।